बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बाबा रमान। आज हमें बात करनी है डक्की भाई। डक्की भाई गिरफ़्तार हो गए लाहौर एयरपोर्ट से और मुख्तलिफ़ किस्म की आरा हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें सुनने को मिल रही हैं। अलबत्ता जो इब्तदाई सूरत हाल सामने आई है तो वो कुछ मनी लॉन्ड्रिंग और जुआ से मुताल्लिक है। 1999 में एक क्रिकेटर पे भी इल्ज़ाम आयद हुआ था और उसकी इंक्वायरी पुलिस के स्पुर्द की गई थी और उसमें उन्हें क्लीन चिट मिल गई, तो उस पर भी बात करेंगे। और फ़िलहाल हम डक्की भाई की ज़िंदगी पे एक नज़र डाल लेते हैं। डक्की भाई के वालिद PhD डॉक्टर कंप्यूटर साइंसेज में, जापान से उन्होंने डिग्री हासिल की और डक्की ने भी अपनी इब्तदाई जो ज़िंदगी है कोई 10-11 साल वो जापान में ही गुजारे। बादज़ां डक्की, जिनका असल नाम सादुर रहमान है, वो पाकिस्तान आ जाते हैं और वो FSC तक, वो कंप्यूटर साइंसेज में FSC करते हैं और फिर उसके बाद वो BS में एडमिशन लेते हैं, लेकिन अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सकते। उसकी वजह है सोशल मीडिया, यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया की जो ऐप्स हैं उस पे डक्की भाई तरजीह देते हैं तालीम पे सोशल मीडिया को, और वो बाकायदगी से यूट्यूब का भी आगाज़ कर देते हैं, लाइव वीडियोस का भी आगाज़ कर देते हैं और तालीम मुकम्मल नहीं कर पाते। अगर उनकी फ़ैमिली का बैकग्राउंड देखा जाए तो एक तालीम याफ्ता फ़ैमिली और कंप्यूटर को समझने वाली फ़ैमिली और साइंस की तालीम हासिल करने वाली फ़ैमिली। तो डक्की भाई सादुर रहमान ने भी इब्तदाई तालीम कंप्यूटर से मुताल्लिका अपने वालिद से हासिल की और ये वजह थी कि उनको सोशल मीडिया ऐप्स पे भरपूर कमांड थी। एडिटिंग से लेके एनिमेशंस और ग्राफिक्स तक के इल्म से वो मुकम्मल वाकफ़ियत रखते थे और इसी को इस्तेमाल करते हुए दिन ब दिन तरक्की के मराहिल तय करते रहे और इब्तदा ही में डक्की भाई ने 10 लाख के करीब फॉलोअर्स जो हैं वो इकट्ठे कर लिए। फिर वक्त के साथ साथ डक्की भाई की शादी हो जाती है और वो फैमिली व्लॉगिंग शुरू कर देते हैं और मज़ीद एक अपना चैनल बना लेते हैं। उसमें भी कोई उनके 10 लाख से 15 लाख के करीब फॉलोअर्स हो जाते हैं। फिर वो सोशल इश्यूज़ पे भी गुफ्तगू करना शुरू करते हैं। उसके बाद ये जो पैसे की हवस है, ये जो लालच है, ये इंसान को कहीं ठहरने नहीं देता। जो मेरी इब्तदाई मालूमात हैं, जो अब तक मैं इस बारे में मालूम कर सका हूँ, वो ये है कि डक्की भाई सादुर रहमान की कोई 30 लाख से 90 लाख तक, ये पाकिस्तानी करेंसी नहीं मैं बता रहा ख़वातीन हज़रात, डॉलर्स में बता रहा हूँ, वो गोल्डन बटन भी हासिल कर लेते हैं और उनकी कमाई डॉलर्स में बताई जाती है, जो कि 30 लाख कम अज़ कम है मंथली और वो 90 लाख डॉलर तक जाती है। इसमें ज़्यादातर आमदनी जो तकरीबन 30 से 35 लाख डॉलर है ये वो यूट्यूब से कमाते हैं। हाल ही में उन्होंने 14 से 15 करोड़ रुपए का घर एक बहुत बड़ी आबादी में, लाहौर की एक मारूफ बड़ी डिसिप्लिन्ड आबादी में उन्होंने घर ख़रीदा, जिसकी उन्होंने तशहीर भी की। इसके अलावा भी उनकी बेशुमार प्रॉपर्टीज़ हैं और वो अपनी इस आमदनी के बायस अपने औसान ख़ता कर बैठते हैं। उन्होंने इब्तदा में रोस्टिंग से आगाज़ किया, प्रैंक से आगाज़ किया और फिर बादज़ां उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करना शुरू कर दिया। लोगों को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के तरीके बताए। वैसे तो और भी बहुत से लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी की तरबियत दे रहे हैं, लेकिन डक्की भाई क्रिप्टो करेंसी के अलावा एक ऐसी भारतीय ऐप जो कि गैम्बलिंग को प्रमोट करती है, जिस पे कि जुआ खेला जाता है, वो उसके साथ मुंसलिक हो जाते हैं और उनके भारत में भी बेशुमार फॉलोअर्स भी हैं और उनके ताल्लुकात भी साबित हो चुके हैं। इसके अलावा शुनीद है, ये कंफर्म रिपोर्ट नहीं है लेकिन इसे आप कंफर्म ही कह सकते हैं कि डक्की भाई ने अपना एक चैनल भारत से भी रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि क्रिकेटर पे, जो क्रिकेटर का नाम भी इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्दिश में है, कहते हैं कि जी उनके गिर्द भी घेरा तंग हो चुका। तो 1999 में वो जो क्रिकेटर हैं उनके अगेंस्ट
بڑے ہائر لیول سے فیڈرل سے ایک انکوائری پنجاب کو منتقل ہوتی ہے اور پھر وہ انسپیکٹر جنرل پنجاب کے حکم سے ایک خاص ادارہ جو ہے وہ اس کی انکوائری کرتا ہے، جس میں وہ ان کے بھائی جو ہیں وہ بھی جوا سے ان کا مکمل ایک رابطہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اسی سلسلہ میں ان کرکٹر کے والد بھی اغوا ہوئے تھے، وہ بھی اسی کا شاخسانہ تھا، کچھ پیسے کے لین دین کے معاملات تھے جوئے سے متعلقہ۔ بہرکیف وہ انکوائری دبا دی جاتی ہے اور ان معروف کرکٹر کو کلین چٹ مل جاتی ہے۔ اب سنا جا رہا ہے کہ ان کرکٹر کا کرپٹو کرنسی، جوئے کی متعلقہ ایپس اور بھارت سے گہرے روابط ثابت ہو چکے ہیں۔ ان کے متعلق اب NCCIA نے ایک باقاعدہ انکوائری کا آغاز کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں۔ واپس آتے ہیں ڈکی بھائی پہ۔ تو ڈکی بھائی اب جیسا کہ آپ صاحبان جانتے ہیں کہ 17 اگست کو لاہور ایئرپورٹ سے اریسٹ ہوئے ہیں۔ ان کے اگینسٹ گیمبلنگ ایپس اور منی لانڈرنگ کے شواہد ملے ہیں۔ انکوائری میں اور بے شمار انکشافات ہوئے ہیں، وہ سر دست ڈسکس اس لیے نہیں کیے جا سکتے کہ ابھی انکوائری جاری ہے۔ NCCIA بڑے وسیع پیمانے پہ بڑے براڈر سپیکٹرم میں اس کی انکوائری کر رہی ہے اور شنید ہے کہ اس مرتبہ کیس بہت مضبوط ہے۔ شاید سابقہ حالات جو ہوئے جس میں ڈکی بھائی پہ مختلف ادوار میں الزامات بھی لگتے رہے، کبھی وہ پاؤں سے گاڑی چلانے کے الزام میں اور کبھی دھمکیاں دینے کے الزام میں، کبھی سائبر کرائم میں اریسٹ بھی ہوئے، لیکن اب کی بار حالات مختلف ہیں۔ ایک ہمسایہ ملک کے ساتھ آپ کے جوا کے حوالے سے، گیمبلنگ کے حوالے سے روابط کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یوٹیوبرز، نوجوان نسل سوشل میڈیا کی طرف اس تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تعلیم کو چھوڑ کے دولت کمانے کی ہوس نے ہمیں اتنا بے راہ روی کا شکار کر دیا ہے کہ ہم اپنے تعلیمی میدان کو یکسر بھلا چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ملک اب ہر نئے یوٹیوبر کو دیکھتے ہوئے ان کی پیروی کر رہے ہیں اور ان کی دولت کو دیکھتے ہوئے وہ رول ماڈلز بنتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں ان کا کلین لائف سٹائل نہیں ہے۔ متنازع شخصیات ہیں۔ یاد رہے کہ جو بھی کرائم میں انوالو ہوگا اور پبلک ایٹ لارج کے لیے مسائل کا باعث بنے گا، بے راہ روی کی ترغیب دے گا اور کرپٹو میں انویسٹمنٹس کی ترغیب دے گا اور ایسی ایپس کو پاکستان میں پروموٹ کرے گا جو ایپس پاکستان میں بین ہیں، ان پہ سخت پابندی ہے، تو وہ قانون کے شکنجے میں آئے گا۔ اب NCCIA اس سلسلے میں کیا فیصلہ کرتی ہے، انکوائری کے فائنلی کیا نتائج نکلتے ہیں؟ ڈکی بھائی کا باقاعدہ جسمانی ریمانڈ لیا گیا ہے، تو تفتیش کا انتظار رہے گا۔ جو بھی حالات ہوں گے، جو بھی نتائج برآمد ہوں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ڈسکس کیے جائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔